हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे। हम लोग बच्चों, माय फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सेंटेक्स को पढ़ रहे थे। सेंटेक्स को मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन का मतलब कि जहाँ पर यस यस और पीपी फार्मूला नहीं लगता, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का फार्मूला नहीं लगता है, वहाँ पर वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। आज हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर कैसे बनता है, सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है, ये हमने आपको बताया था। आज हम उसी पे थोड़ा बेस्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आप लोग भी एक्सरसाइज करिएगा, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। पहला है चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग। इसका एक्सरसाइज क्या है? चिल्ड्रन इज प्लेइंग का अनुवाद क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। जब बच्चे कहा जाए बहुत सारे बच्चे आ गए, तो यह हमारा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि चिल्ड्रन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यहाँ पर है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मतलब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये भी प्लूरल होगा। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। अब जा कर के हमारा वाक्य सही हुआ। दूसरा, राम राइट्स, राम लिखता है। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो गए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। तो ये अब ये जा कर के सही है। इसी तरीके से आप बहुत सारी एक्सरसाइज किताबों में देखेंगे। आप एक्सरसाइज करिएगा, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स आए पूछिएगा। बच्चों, हम लोग अब अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। मूल टॉपिक पे जाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन बच्चों, इस केस के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे कुछ वर्ब हैं जहाँ पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्सेप्शन ऑफ एसएस एंड पीपी फार्मूला। अब आइए हम उस अपवाद को देखते हैं। जैसे बच्चों, कुछ माय फ्रेंड्स, कुछ वर्ब हैं जहाँ पर ये नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अब वो वर्ब कौन से हैं? जैसे डेयर नॉट एंड नीड नॉट, ये दो वर्ब हैं। डेयर नॉट का मतलब क्या है? हिम्मत या साहस न करना, या साहस न करें, हिम्मत न करें, हिम्मत न करिए, दुस्साहस। नीड नॉट, ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ही नीड नॉट गो, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ही क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर। नीड नॉट, ये क्या है? वर्ब है, अभी हमने बताया। गो क्या है? प्लूरल। तो आप ये देखेंगे कि ही यहाँ पर सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। अब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पर ये फार्मूला गलत है या हमने गलत पढ़ाया था। नहीं, यहाँ ये दोनों वर्ब केवल ऐसे हैं, डेयर नॉट एंड नीड नॉट, कि वहाँ पर एसएस एंड पीपी फार्मूला नहीं लगता है। ठीक है? जैसे राम डेयर नॉट अपोज मी, राम ने मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं की। तो अब सिंगुलर राम है, डेयर नॉट वर्ब है, अपोज प्लूरल है। तो ऐसे केस में जब आगे किसी सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग होता है तो वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इतना याद रखिएगा। यहाँ पर एस एस की जगह एस पी लगेगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अब हम सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या है? जब वर्ब डेयर एंड नीड के साथ नॉट नहीं रहता है, अर्थात जब सेंटेंस अफर्मेटिव या सकारात्मक होता है, तब ये एस एस एंड पी पी के रूप में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेयर नॉट और नीड नॉट जो है वो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल वर्ब में हो।
ये आवश्यक नहीं है। तो ये भी हो सकता है कोई नॉर्मल फार्मूले जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब में होता है, उसमें भी हो सकते हैं। तो वे कब होंगे आइए देखते हैं। जैसे जब वाक्य में डेयर और नीड के साथ नॉट नहीं रहता है और वाक्य अफर्मेटिव रहता है, तभी अपने नॉर्मल रूप अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के रूप में रहते हैं। जैसे ही नीड्स, उसे ज़रूरत है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है ही, नीड्स क्या है सिंगुलर वर्ब। अब दे नीड, उन्हें ज़रूरत है, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब है। तो इस हिसाब से ऐसे केसेस में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। अब थर्ड केस में जब वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग होता है और नॉट का स्थान डेयर नीड के पहले रहता है, तब भी ये एसएस एंड पीपी सूत्र के रूप में रहते हैं। जैसे एक कंडीशन और है जहाँ पर ये नॉर्मल रूप में रहते हैं। कौन सा रूप? जब वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग होता है और नॉट का जो स्थान है डेयर नीड के पहले रहता है। अभी तक आपने इन एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि नीड नॉट का जो प्रयोग है वह नीड के बाद है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, नॉट का प्रयोग नीड के पहले है। जैसे वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग। यहाँ पर वैसे अगर सेंटेंस देखा जाए तो इसका जो अनुवाद होगा वह है किसी को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है अर्थात एक समूह को इंगित कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वन जो है एक, यहाँ पर एक को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक सिंगुलर के रूप में आया तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर वर्ब क्या है, नीड नॉट, अब सिंगुलर होगा। ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से जब वर्ब डू का प्रयोग जो है सेंटेंस में किया जाता है और नॉट का स्थान डेयर और नीड के पहले रहता है, तब एसएस फार्मूला और पीपी फार्मूला नॉर्मल रूप में लगते हैं। अब हम फ्रेंड्स थर्ड रूप में देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या होता है। जैसे वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग। यहाँ पर वन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज, यहाँ पर देखो नीड के पहले नॉट का प्रयोग हुआ है और जो है क्या कहते हैं, डज का प्रयोग यानी डू का प्रयोग कहाँ आया है, सेंटेंस में आया है। तो एक को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक। अब जब सेंटेंस में वर्ब डू का प्रयोग नहीं होता है और नॉट का स्थान नीड के बाद हो तो वाक्य की रचना कैसे की जाती है। जैसे वन नीड नॉट नो एनीथिंग। यहाँ पर एक को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, नीड क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डू का प्रयोग नहीं हुआ है और नॉट का स्थान कहाँ पे आया है, नीड के बाद आया है। तो वाक्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब हम आते हैं अपने सेकंड एक्सेप्शन पर, जो हमारा सेकंड पार्ट था कि कैसे दूसरा पद क्या है। फ्रेंड्स, जब किसी वाक्य में केवल और केवल कोरी कल्पनाएं दिखाई दे। कोरी कल्पनाएं का मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत तीव्र तरीके की कल्पना करते हैं। काश अगर मैं राजा होता, काश अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं इस देश का अधिकारी होता या आईएएस होता या प्रधानमंत्री होता तो सारे सिस्टम को बदल डालता, अगर मैं उस समय रहा होता तो आज ये ना होता। तो जब सेंटेंस में कोरी कल्पना, असंभव शर्त, असंभव कल्पना, असंभव इच्छा का भाव दिखता है, तब जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स, कल्पनाएं कभी भी वास्तविक नहीं होती। जैसे आई विश आई वर ए किंग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई क्या है, सिंगुलर में है, मैं केवल एक को व्यक्त कर रहा है, और वर क्या है, इसको मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों वेयर नहीं पढ़ते हैं, WERE का मतलब होता है वर। तो काश मैं एक राजा होता, यहाँ पर जो आई विश है इसका मतलब मेरी इच्छा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया काश। ठीक है।
यहाँ पर जो है काश हो जाएगा। अब कह रहा है आई विश आई वर अ किंग, आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। इस वाक्य में क्या दिख रहा है? कोरी कल्पना। क्यों होते भैया राजा? राजा ऐसे बना जाता है। अब देखो तो यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब क्या था कि यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर ये नियम लगा? नहीं लगा। अब जैसे ही कमांडेड एज इफ ही वर माई मास्टर, उसने मुझे अर्थात उसने ऐसे आदेश दिया, ठीक है, उसने ऐसे आदेश दिया जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, उसने आदेश दिया जैसे कि ही वर माई मास्टर, वह मेरा मास्टर हो, मतलब असंभव कल्पना, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, उसने ऐसे आदेश दिया जैसे वो मेरा मास्टर हो। तो यहाँ पर क्या है? ही क्या है? सिंगुलर। वर क्या है? प्लूरल। यहाँ पर ये दोनों जो है सिंगुलर और प्लूरल रूप में है। यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर ही वाज माई मास्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्य में केवल और केवल कल्पनात्मक भावनाएं दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसने मुझे जोर ज़बरदस्ती का या ऐसी कोई कल्पनाओं का आदेश दिया, ऐसी कोई आज्ञा दिया है जो मेरे लिए असहनीय है, ठीक है। तो अब हम अपने अदर पे आते हैं। जैसे आई विश इट वेयर, आई विश इट वाज, इट वर पॉसिबल, काश यह संभव होता। क्यों संभव होता? यहाँ पर लिखा गया है आई विश इट वेयर पॉसिबल, इट वर पॉसिबल, काश यह संभव होता। क्यों संभव होता? तुम्हारी नज़रों में क्यों संभव होता? यहाँ पर इट का मतलब क्या है? सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इट आ गया है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो आपके मन में ये चल रहा हो कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। नहीं, अभी हमने बताया कि अगर सेंटेंस में कोरी कल्पना या असंभव शर्त या असंभव इच्छा का भाव जागृत हो तो वहाँ पर ये नियम न लग करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो वर्ब क्या हो गया यहाँ पर? प्लूरल वर्ब। अब ये जा करके सेंटेंस सही हुआ, आई विश इट वर पॉसिबल। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तब ऐसे वाक्यों में एसपी और पीएस का नियम आता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आता है। अब फ्रेंड्स हम लोग तीसरी एक्सेप्शन पर चलेंगे। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? तीसरा पद क्या है? जब वाक्य में केवल और केवल कोरी कल्पना का भावना हो या असंभव शर्त, कल्पना, इच्छा, अभिलाषा का भाव दिखाई दे, जो मैंने पीछे पढ़ा था वो नॉर्मल कंडीशन के लिए था, तब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है। सिंगुलर हो भी नहीं करते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे वर्ब वो कौन से हैं? ब्लेस, लाइव, हेल्प, सेव। ये कुछ वर्ब ऐसे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ब्लिस का मतलब क्या होता है? आशीष, मतलब आशीर्वाद। लाइव का मतलब जीने की इच्छा, ठीक है, जीना। हेल्प मतलब सहायता। सेव मतलब बचाना। जब वाक्य में ये वर्ब आ जाते हैं तब इनका प्रयोग किस रूप में होता है? प्लूरल के रूप में। जैसे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है प्लूरल, ठीक। अब वर्ब क्या है? प्लूरल हो गया। गॉड क्या है? सिंगुलर, क्योंकि भगवान एक हैं। अब आप लोग अपने मन में ये न बैठा लीजिएगा कि देवी माँ, दुर्गा माँ, हनुमान जी, राम जी सब एक हैं, ठीक है। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। अब दूसरा देखते हैं, लॉन्ग लाइव द किंग, राजा अमर रहे, भगवान राजा को दीर्घायु बनाए। तो यहाँ पर लाइव क्या है? वर्ब प्लूरल। लॉन्ग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। लॉर्ड ब्लेस या हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें या तुम्हारी सहायता करें, या भगवान आपका रक्षा करें, आपका भला करें, आपकी सहायता करें। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? प्लूरल हो गया। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर हो गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे
कि ऐसे वाक्यों में क्या हो रहा है, जब वाक्य में कोरी कल्पना, असंभव शर्त की बात आ रही है, तब वहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, केवल और केवल प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, कोई बात नहीं। अब ऐसे कंडीशन में जो एसएस और पीपी का नियम भी लागू नहीं होता, जो हमने सेकंड आपको बताया। ठीक है, काश में ये होता, काश में होता, यहाँ भी नहीं लगता। आपने डेयर नॉट, नीड नॉट का प्रयोग अच्छे से पढ़ा, एक्सरसाइज भी देखा। अब आपको जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको रिवाइज करिएगा, समझिएगा। जहाँ कोई भी बात समझ में ना आए आप लोग पूछिएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे का जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो, जैसे आप कुछ सेंटेंसेस में देखते हो मीनी, समाफ, आलाप इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ पर जो है सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। अतः आप लोग जितना हो सके इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत सारे सेंटेंसेस में काम आएंगे। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और क्या कहते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी सारी सूचनाएं या सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक्स बच्चों, लाटा।